नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो कैसे हैं सभी आप लोग? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो आज की शानदार सी खूबसूरत सी वीडियो में बात करने वाली हूँ वह वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, हिंदी की वर्णमाला। चाहे वो टीचिंग के एग्जाम रहे, चाहे वो अदर एग्जाम हो जहां हिंदी आती हो, यहां से कम 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं भी वर्णमाला की कम से कम यहाँ 2 या 3 क्लास रहने वाली हैं, जो कि आपके लिए कम समय में, और आप अगर 2 बार इनको रिवाइज कर लेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो वहां पेपर में न कर पाए हो। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप ऐसी ही शानदार सी अच्छी क्लासों को पाने के लिए और हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेहनत जो है ये आपके लिए है। कम से कम आप यहाँ से हर एक वीडियो से कम अगर 2-2 क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में कर पाए तो ये सफिशियंट है मेरे लिए। तो चलते हैं आज की क्लास में वर्णमाला में। अगर आपके लिए अगर ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराती हूँ, आप कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हर सारी जानकारी के लिए मैं यहाँ, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो बात करते हैं आज वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला स्टार्ट करते हैं एकदम नए तरीके से, नए अंदाज में, और बिल्कुल आप हर एक क्वेश्चन को वहां लगा पाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला सर्वाधिक पूछे जाने वाला यहाँ से चैप्टर ये बन चुका है। हिंदी की वर्णमाला हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में वर्ण होंगे जो हम बचपन से, छोटेपन से यहाँ पढ़ाए जाते हैं, ऐसे लेके गे तक। तो यहाँ और भी व्यंजन या वर्ण हम बात करें या स्वर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके यहाँ डिफाइन करते नजर आ रहे होंगे। तो हम हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की बात करें तो यहाँ 52 के, इनकी संख्या कितनी है? 52। अगर कोई पूछता है कि आपके हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो यहाँ 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। अगर यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, तो यहाँ स्वर 11 हैं और 33 यहाँ व्यंजन रहने वाले हैं। यहाँ तक की सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और 11 आपके स्वर हैं, तो 33 आपके व्यंजन हैं। अब बाद बाकी बोलेंगे कि 33 और 11 ये तो 44 ही हुए, तो बाद बाकी क्या है? ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं अब आगे एक एक करके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे ध्वनि है। क्या बोलेंगे? ध्वनि। अगर आपको ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया होता तो आप ऑप्शन में लगाएंगे वर्ण। क्या लगाएंगे? वर्ण। ध्वनि को लिखित रूप में, जब वो लिखित में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? वर्ण। क्या? वर्ण। वर्ण द्वारा हम ध्वनि को व्यक्त करते हैं। तो अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप ध्वनि लगाएंगे अगर ध्वनि है, और अगर ध्वनि नहीं है, वर्ण दे रखा है, तो वर्ण लगाएंगे, और ध्वनि का लिखित रूप पूछे तो भी आप वर्ण लगाएंगे। आगे मैं बात करूं उच्चारण की दृष्टि से, हम बोलने की दृष्टि से बात करें तो भाषा की लघुत्तम इकाई मतलब छोटी से छोटी इकाई ध्वनि है, और अगर हम लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई बात करें वर्ण। यहीं से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन पुट ऑफ यहाँ नजर आ रहे होंगे। तो आज से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से यहाँ छोटी ध्वनि रहने वाली है। तो आगे मैं बात करूँ हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। यहाँ स्वर और व्यंजन। कितने? स्वर और व्यंजन। 11 यहाँ आपके स्वर रहने वाले हैं और 33 यहाँ व्यंजन रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। यहाँ हम क्लियर कर दिया है कि वर्ण आपका स्वर और एक तरफ व्यंजन, जहां 11 थे और ये आपके 33 रहने वाले थे। आगे मैं बात करूं यहाँ अब जो अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, अगर स्वर की बात करूं तो यहाँ 11 में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और व्यंजन की मैं बात करूं तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से यहाँ इनको सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आगे देखते हैं वर्ण के बाद बात करें स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये बिना किसी मदद के लिए हुए आप इनका उच्चारण कर सकते हैं, जिनकी संख्या कितनी रहने वाली है? 11। तो आप बताएंगे ए, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। अब मैंने यहां आपके लिए विध मात्रा
को यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की। यहाँ मैंने आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जिससे आप बोल सकें कि हमें ये वाली चीज आपकी रहेगी। मैंने एक एक चीज को डिफाइन करने की कोशिश की है, छोटी से छोटी चीज को यहाँ मैंने लेके चलने की आपके लिए कोशिश की है। तो आगे बात करूं, स्वर के भेद की बात करूं, यहाँ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। मतलब बहुत कम समय लगे उन्हें बोलेंगे ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ए, उ, रे। तो बहुत ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, अ, ई, उ, रे। आप खुद जब इन्हें बोल के देखेंगे तो आपको खुद से याद हो जाएंगे कि ये केवल बहुत कम समय में बोले जा रहे हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। यहाँ नोट कर लेंगे कितने होते हैं? 4। आगे नेक्स्ट में बात करूं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर से कम डबल टाइम, मतलब दुगना समय ले तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम यहाँ दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो अब इन्हें देख लेंगे एक बार कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ई जो है वो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रख लेंगे, एक बार बोल के यहाँ देख लेंगे साथ ही साथ में कि कौन से ह्रस्व स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर रहने वाले हैं। ह्रस्व स्वर आपकी संख्या आपकी 4 रहने वाली है और दीर्घ स्वर आपके 7 रहने वाले हैं। तो आगे अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में प्लुत स्वर। किसकी बात करें? प्लुत स्वर। तो ये समझ लो वो जो ह्रस्व स्वर थे वो लगभग बहुत जल्दी बोले जा रहे थे, दीर्घ स्वर उससे डबल टाइम। अब जो सबसे ज्यादा टाइम ने, ये भी बोल सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से कम 3 गुना टाइम ने, उसे क्या बोलेंगे हम? अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती अंक 3 आपने देखा होगा। जैसे ऐसे ऐसे जो लिखा रहता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल बता लिखा है जैसे ओम, रोम, भैया आदि। तो यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत जोर से अब चिल्लाते हैं और देर तक जो चिल्लाते रहते हैं, कई शब्द जैसे देखे होंगे तो हमने रामायण में बहुत ज्यादा यूज हुआ है इनका, तो वहां प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो प्लुत स्वर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है, ये भी पूछा जाने वाला है। मैंने ये भी आपके लिए बताया कि व्यंजनों का उच्चारण तो होता ही होता है, ये तो आज तक आपने पढ़ा होगा। पहली बार आप देख रहे होंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट ऑफ हुए हैं कि अगर हम ए और आ की बात करें तो आप कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। अगर हम ई और ई की बात करें तो आपके तालु से बोले जाने वाले हैं। ऊ और बड़े की बात करें तो ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं। रे ऋषि की बात करें तो आपके मूर्धा से, और ए और ऐ की बात करें तो ये कंठ और तालु से बोले जाने वाला है, और ओ और औ की बात करें तो कंठ और ओष्ठ से रहने वाला है। यहाँ इस स्लाइड से भी आपको कम से कम 1.5 या 2 नंबर के बीच में आपको यहाँ देखने को सारी चीजें मिल रही होंगी। तो इन पर भी ध्यान देना है कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं तो व्यंजन और व्यंजन के भेद, मतलब व्यंजन के भेद। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वर थे वो स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे थे, और अगर स्वरों की सहायता से बोलने जाने वाले क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। तो आप यहाँ क्लियर हो चुकी होगी। हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। इसके अलावा जो आपके 4 रह गए थे, जहां मैंने 52 संख्या बताई थी उसमें कुछ अभी कमी थी 52 पूरे होने में, तो यहाँ सारी चीजें कुल कहलाएंगी। 4 इसमें संयुक्त व्यंजन और होते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? अब 39 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 39 हो चुकी है। 4 आपके संयुक्त व्यंजन। आगे धीरे धीरे हम यहाँ सारी चीजें क्लियर करेंगे। आगे नेक्स्ट में बात करूं यहाँ अब कि व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के रहने वाले हैं? 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट अब इस बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है कंठ से निकलते हुए तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब स्पर्श जो मतलब कंठ से निकलती हुई हवा सारी चीजों को निकलते हुए और आपके बाहर आ जाए तो उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। कै से लेके मैं तक। अब वर्ग की बात करूं तो आपने देखा होगा अगर हम कै, है, गे, घे और डे इस प्रकार से हम अगर हम बनाएं तो कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, ये सारे आपके, और एक पे वर्ग। इस प्रकार से अगर हम 5 की बात करें तो ये 25 कहलाते हैं। किस प्रकार से कहलाते हैं? यहाँ 25 कहलाएंगे। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 5। तो 25 टोटल हो गए स्पर्श व्यंजन। आगे नेक्स्ट हम बात करें
कि मैंने यहाँ क्लियर दिखा दिया है कि किस तरीके से यहाँ कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो मैं बात करती हूँ क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कहाँ है? कंठ। आप ध्यान रख सकते हैं, यहां से एक ट्रिक बनती है कि अगर क वर्ग का कोई भी आ जाए तो क और क से क्या हो जाएगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक, यहां से आप क्लियर कर चुके होंगे। अब बात करते हैं च। च, छ, ज, झ, ड, इसके भी 5 हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? आप देख सकते हैं मूर्धा, वो तालु, सॉरी कौन सा है? तालु। तो च का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है? तालु। अगर बात करूं ट वर्ग की, ट, ठ, ड, ड, ड़, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। क्या रहने वाला है? मूर्धा। तो आपने यहां तक क्लियर होगी तीनों की, कंठ, तालु, मूर्धा। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा। क, च और ट वर्ग। अब बात करते हैं त वर्ग। त, थ, द, ध, न, इनका क्या आ जाएगा? पीछे से हम बात करें, कंठ हो गया, तालु हो गया, तालु के बाद मूर्धा हो गया, और मूर्धा के बाद क्या आएगा? दांत। क्या आ जाएगा? दांत। तो जो त वर्ग है वो क्या आ जाएगा? दांत। दांत से भी आप लगा सकते हैं, जो पीछे त वर्ग है वो कहां से आ जाएगा? त से वर्ग दांत। आगे मैं बात करूं प वर्ग। प, फ, ब, बह, में, जो इनका है वो ओष्ठ है, होठ है, क्योंकि दांत से बाहर क्या आएगा? आगे होठ आएंगे। तो आप क्लियर कर सकते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस तरीके से आपके ये पांचों रहने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, या ये इस स्लाइड से कम आपके लिए 2 से 5 नंबर के बीच में हर एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहां से बनाया उच्चारण स्थान से। आगे मैं बात करती हूँ अंतस्थ व्यंजन। सेकेंडरी कौन से? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजनों का जो मध्यस्थ उच्चारण स्थान होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ये कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे। आगे बात करें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यह जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म, मतलब जिसे गर्मी पैदा हो, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। श, 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 है। श, 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 है। यहां तक आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर आ रही होंगी। अब हम आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन है 4। ये भी यहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट अंदर से पूछ लिया है कि 6 किन किन वर्णों से मिलकर बना है, 3 किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो यहां से आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को नोट कर लीजिएगा इसको प्लीज, कि ग किससे मिलकर बना है, श्रेय किससे मिलकर बना है। तो ये सारी चीजें आप एक बार जरूर नोट कर लेंगे। तो ये भी 4 हैं, 6, त्रय, ग, श्रेय। आगे हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बाद में अयोगवाह और अयोगवाह के भेद। यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक स्लाइड है जो स्टार्ट है, अयोगवाह और अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ है ए के योग से जो अर्थ वहन करें। आपने देखा होगा कई बार हम अंग से आगे पढ़ते ही नहीं है कुछ चीजों को, तो जो हम अब जो मेन जो चीजें हैं वो आपके लिए यहां से भी बहुत नोट करने वाली हैं। अयोगवाह का अर्थ है ए के योग से जो अर्थ बहन करे। क्या करे? जो अर्थ बहन करे। आगे मैं बात करूं किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। जिनके सहयोग स्वर के योग से अगर वो कोई वर्ण सार्थक बन जाता है तो उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंगार में, अगर हम अंगार की बात करें तो उसमें भी एक ये आ रही है, ये जो लग रही है। प्रातः में बात करें तो ये है, अंधेरा में बात करें तो ये सारे अयोगवाह हैं। अब देखेंगे अयोगवाह के भेद। यहाँ हमने 3 अलग अलग पढ़े, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा और एक ये पढ़ा। तो हम तीनों के लिए अब आगे बात करें तो अयोगवाह के 3 हैं, एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, एक अनुनासिक हो गया। 3 आपके यहाँ प्रकार हो गए अयोगवाह के। आगे बात करूं सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु। आप यहाँ लिख लेंगे ऐसे बिंदु, जैसे आप देख रहे हैं हंस, अंश, कंस आदि। अगर आपको ये चीज हटा दी जाए बिना स्वर की सहायता से, तो आप ये सार्थक शब्द बन जाएगा क्या? अस, कस, ये कोई एक सार्थक, हस तो हस भी नहीं बन पाएगा। तो ये इस तरीके से आप इनकी सहायता से एक सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नाक से है। क्या है? नाक से। आगे हम बात करें विसर्ग। आपने देखा होगा जैसे प्रातः हुआ, नमः हुआ, अंतः हुआ, करण हुआ, तो बहुत सारी विसर्ग का जो चिन्ह है वो ये है। तो यहाँ से एक एक वन लाइनर पॉइंट यहाँ बन सकते हैं, तो इनको भी आप दिमाग में नोट करते चलिएगा। अनुनासिक
अनुनासिक का जो होता है वो आपका चंद्र बिंदु होता है, जो ऐसे लगा देखा होगा आपने। अनुनासिक का चिन्ह आपका ऐसे है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। जैसे आंख, गाम, सांप, ऊंट, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे मैं बात करूं अनुनासिक के बाद संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने अभी पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ एक बार और देख लेंगे। 4 संयुक्त व्यंजन है, क्षय, त्रय, गय, श्रय। यहाँ 4 संयुक्त व्यंजन है और यहाँ इनका मोस्ट इंपोर्टेंटली ये रोल है। इनको भी एक बार देख लेंगे कौन कौन के वर्णों के योग से यहाँ चीजें मिलके ये संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं। आगे मैं बात करती हूँ अब पार्श्विक व्यंजन की। किसकी? पार्श्विक व्यंजन। यहाँ से एक एक नंबर के ये 1 पॉइंट पार्श्विक, प्रकंपित, बहुत सारी चीजें, इनको आप एक बार देख लेंगे कि पार्श्विक क्या है। इनकी संख्या 1 रहने वाली है। लय है, जो हम पार्श्विक कौन सा है? लय। लय का जो उच्चारण करते समय हमारी जो सांस है जीभ के बगल पार्श्विक गुजरती है, जीभ के पास से। तो पार्श्विक व्यंजन पूछ लेता है कि कौन सा है, तो आप लय यहाँ जवाब देंगे। आगे बात करें उच्छिप्त व्यंजन। कौन से? उच्छिप्त व्यंजन। डय और ढय, ये इनकी संख्या कितनी रहने वाली है? 2 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 2। उच्छिप्त व्यंजन है। इन वर्णों का द्वयविस्पृष्ट या ताड़नजाल व्यंजन भी कहते हैं। इनका अलग अलग नाम भी है, ताड़नजाल और द्वयविस्पृष्ट। इनका जो उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। किसकी तरफ आ रही है? नीचे की तरफ। तो पूछ लेता है उच्चिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्चिप्त व्यंजन आप इजीली याद कर सकते हैं, जिनके नीचे यहाँ बिंदी आ रही है 2 और दोनों ही ढय और ढय है। यहाँ तो आराम से बात कर सकते हैं उच्छिप्त व्यंजन। आगे बात करें दंतोष्ठ व्यंजन। यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है दांत और होठ से, तो हिंदी वर्णमाला में सिर्फ वे है। कौन सा है? वे। यहाँ से एक एक जो 1 पॉइंट है उनको जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा, अगर ये पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में वे को हम दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में है को काकल्य व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? काकल्य, क्योंकि जो इनका उच्चारण स्थान है वो कंठ से थोड़ा नीचे होता है। काकल्य का मतलब अगर जो हमारा गला है, जो कंठ है, उससे थोड़ा सा नीचे इनका उच्चारण स्थान रहने वाला है। आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, नासिक के व्यंजन, मतलब नाक के द्वारा बोले जाने वाले जितने भी आपके जो पंचम पांच हर एक वर्ग के जो 5वां जो अक्षर है, अगर हम उनकी बात करूं तो उनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं, जितने भी डय हैं आपका नए से लेके जो हर एक वर्ग के 5वें अक्षर को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। आगे मैं बात करूं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में चय वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों अर्थात चय, छय, जय, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम कहते हैं। स्पर्श संघर्षी भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ में 2-3 बार कंपन होता हो, मतलब जो हमारी जीभ में अगर कांप रही है कोई चीज को बोलने में, किसी वर्ण को, तो वहां प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। प्रकंपित व्यंजन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा है। प्रकंपित व्यंजनों की संख्या एक ही है, जिसे हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं हम? रे। रे यहाँ प्रकंपित व्यंजन होता है। आगे बात करूं मैं स्वर वर्ण की। जीभ के प्रयोग के आधार पर हम और मुंह खोलने के आधार पर हम यहाँ बांटते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धसम्मत, इस तरीके से हम बांटेंगे। तो अभी मैं बात करती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट में, और 2 या 3 पार्ट यहाँ वर्णमाला के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से अभी, क्योंकि मैंने 10 से 15 मिनट में आपको एक टॉपिक तैयार करने का दावा किया है, और आप हर एक वीडियो से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी टॉपिक हो। तो मैं ये 100% आपके लिए गारंटी देती हूँ, अगर इस तरीके से आप सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे तो आपको हिंदी में कोई भी एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जहां आप न लगा पाए हो। तो आप इसी तरीके से बने रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हिंदी वर्णमाला के नेक्स्ट पार्ट में, और आप जब तक कि आप हर एक 2 बार रिवाइज करते रहिएगा, हर एक टॉपिक को रिवाइज करिएगा, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिएगा पेपर तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, अगर कोई भी आपके लिए डाउट है आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप करते रहिए तैयारी।